एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग नीट 2024 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑन फिजिक्स। और यहाँ पे देखिए टोटल 50 क्वेश्चन आया था फिजिक्स में, सेक्शन ए, सेक्शन बी। और क्वेश्चन पेपर के कोड देख लो R1। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, और आप कॉपी पेन निकालो, क्योंकि जो जो कंसेप्ट और जो फॉर्मूला हम लोग कवर करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारा फॉर्मूला और बहुत सारा जो क्वेश्चन है वो हर बार रिपीट होता है। तो इसीलिए कॉपी पेन निकालो और एक एक करके फॉर्मूला नोट करते जाना। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, दे रखा है कि व्हील ऑफ ए बुलॉक कार्ट, यहाँ पे व्हील दे रखा है, इज रोलिंग ऑन अ लेवल रोड। यहाँ पे रोड दे रखा है शोन इन द फिगर बिलो। इफ इट्स लिनियर स्पीड इज v, यहाँ पे देखिए लिनियर स्पीड v दे रखा है। इन द डायरेक्शन शोन, यहाँ पे डायरेक्शन है which one of the following option is correct? P and Q are the highest and lowest point on the wheel. P है कि highest point, Q है कि lowest point, और इनमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये जो कंसेप्ट इन लोगों ने यूज किया ये है कि प्योर रोलिंग। तो क्लास 11 में एक चैप्टर होता था सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, वो वाले चैप्टर से इन लोगों ने ये कंसेप्ट अप्लाई किया क्वेश्चन में। ठीक है, प्योर रोलिंग का कंसेप्ट। प्योर रोलिंग में क्या होता है कि यहाँ पे मान लो कि सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है v, देन प्योर रोलिंग में जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, हाईएस्ट पॉइंट, उसका वेलोसिटी होता है कि इसका डबल। ठीक है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का डबल। तो यहाँ पे p का वेलोसिटी हो जाएगा 2v, और यहाँ पे जो रोड के साथ अटैच जो है पॉइंट है q, इसका वेलोसिटी हो जाएगा ऑलमोस्ट 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। पॉइंट P मूव्स फास्टर देन पॉइंट Q। यस, पॉइंट P मूव्स फास्टर देन पॉइंट Q। तो ये पहला ऑप्शन सही हो गया। पहला ऑप्शन सही हो गया मतलब हम लोग बाकी जितना भी ऑप्शन है उसको देखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन ए में जितना भी क्वेश्चन था वहाँ पे एक ऑप्शन सही होगा, ऐसा ही बोला गया है। ठीक है, ओके, चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। ओके, मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू, ये एक टाइप का क्वेश्चन है जो नीट में आता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, जितना ही प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन आया है। बोल रहा है कि सेकंड क्वेश्चन, मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। लिस्ट वन में क्या दे रखा है, स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन फॉर ट्रांजिशंस फ्रॉम। ठीक है, और लिस्ट टू में दे रखा है कि वेवलेंथ। इसके साथ इसको कंपेयर करना है, कौन सा ऑप्शन सही है, करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन एटम्स, यस, एटम्स की क्वेश्चन चैप्टर से। ठीक है, एटम्स में स्पेक्ट्रल लाइंस का एक कंसेप्ट होता है, उससे ये वाली क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पे देखो जो N1 से N2 का एक ट्रांजिशन हो रहा है, और N1 का वैल्यू फिक्स्ड है 2, N2 का वैल्यू चेंज हो रहा है 3, 4, 5, 6, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि वेवलेंथ के साथ कंपेयर करेंगे। जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ पे यूज करेंगे वो है कि डेल ई मतलब डिफरेंस ऑफ एनर्जी। ठीक है, डेल ई इक्वल्स टू ए सी डिवाइड बाय लैम्डा। लैम्डा की वेवलेंथ, डेल ई होता है कि एनर्जी डिफरेंस मीन्स द एनर्जी रिक्वायर्ड टू जंप फ्रॉम 2 to 6 और 2 to 5, 2 to 4 और 2 to 3। ठीक है, दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, और एच होता है कि प्लैंक कांस्टेंट, सी होता है कि वेवलेंथ ऑफ सॉरी सी होता है स्पीड ऑफ लाइट। तो लैम्डा हो गया वेवलेंथ। तो डेल ई प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा। ओके, तो अगर मेरे को 2 से 3 में जाना है और 2 से 4, 2 से 5, 2 से 6 जाना है, तो यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर को कैसे लिख सकते हैं और कैसे कंपेयर कर सकते हैं। डेल ई, ओके, 2 to 6 is greater than del E 2 to 5, and then again del E, okay, del E 2 to 4 greater than blah blah blah। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि जितना ज़्यादा डिफरेंस उतना ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर। ओके, जितना ज़्यादा डिफरेंस उतना ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो एनर्जी ज़्यादा है मतलब वेवलेंथ छोटा होगा, राइट। एनर्जी ज़्यादा है मतलब वेवलेंथ छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा। ओके, तो एनर्जी ज़्यादा किसको लग रहा है, डी मतलब 2 to 6,
तो इसका वेवलेंथ सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा वाला वेवलेंथ कौन सा है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट पहला वाला वेवलेंथ सबसे छोटा है, तो डी के साथ 1 मैच होगा, डी के साथ 1 मैच होगा। मैं फिर से क्लीन करके दिखा देता हूँ, डी के साथ 1 मैच होगा। तो डी के साथ 1 कहीं पे है, यस पहला वाला डी के साथ 1 मैच होगा, तो पहला ऑप्शन सही है। कंसेप्ट क्या यूज हुआ यहाँ पे, डेल ई इक्वल्स टू ए सी डिवाइड बाई लैम्डा, ठीक है, ये वाली कंसेप्ट हम लोगों ने यूज किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जल्दी सॉल्व करना ये सब क्वेश्चन, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्वेश्चन thermodynamic system is taken through the cycle A B C D, the work done by the gas along with the path BC, ये BC पाथ है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना वर्क डन हुआ है, ये कौन सा चैप्टर से ये वाली क्वेश्चन पूछा गया है, थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। इसको क्लीन कर लेते हैं, थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स। यहाँ पे और एक क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, होता है कि कार्नोट इंजन, ठीक है। कार्नोट इंजन से क्वेश्चन 2023 में आया था कि कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी दे रखा था, तो सिंक और सोर्स मतलब सोर्स का टेम्परेचर दे रखा तो सिंक का क्या होगा, ठीक है। तो वो जो एफिशिएंसी वाली फॉर्मूला होता है ना, ईटा इक्वल्स टू 1 माइनस T2/T1, तो ये सब फॉर्मूला आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा था तो इसको सॉल्व करते हैं। चलो देखो BC जो दे रखा है, वर्क डन बाय द गैस अलोंग द, तो BC जो पाथ है यहाँ पे वर्क डन कितना हुआ है, वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है कि वॉल्यूम चेंज करना पड़ेगा, P डेल V, राइट। तो यहाँ पे देखिए BC ये होता है कि V का ग्राफ डायरेक्शन और ये था P का डायरेक्शन, तो अलोंग दिस BC यहाँ पे देखिए वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। अलोंग दिस BC वॉल्यूम कांस्टेंट है, राइट, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो V इक्वल्स टू कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब यहाँ पे ये प्रोसेस हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब वर्क डन तो 0 हो गया, राइट। लास्ट वाला ऑप्शन सही है। देखिए छोटा छोटा कंसेप्ट आपको समझना होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा कुछ मतलब हार्ड क्वेश्चन नहीं है, राइट। आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि फोर्थ क्वेश्चन, यस, फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है कि द टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी which EMF is 10 volt and the internal resistance is 1 Q। ये देखिए यहाँ पे एक बैटरी दे रखा है जिसका EMF है कि 10 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, when connected through an external resistance of 4 ohm as shown in the figure। तो इसका पूछा है कि द टर्मिनल वोल्टेज, ओके, टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और जो उसके बाद होता है कि रेजिस्टेंस का चैप्टर होता है, उसको अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो उसको सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली ऑल्टरनेटिंग करंट, ओके, ऑल्टरनेटिंग करंट, राइट, ऑल्टरनेटिंग करंट। यहाँ पे ये वाली क्वेश्चन आया है इस चैप्टर से। तो टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज टीवी में लिख रहा हूँ। टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला होता है E माइनस आई आर, ठीक है, E माइनस आई आर। यहाँ पे E क्या दे रखा है, 10 वोल्ट, माइनस आई हम लोग को निकालना होगा, राइट। आई कैसे निकल सकते हो, देखो आई का वैल्यू होगा यहाँ पे I इक्वल्स टू V बाई आर फ्रॉम ओम्स लॉ, राइट। तो V का वैल्यू क्या दे रखा है 10 और R देखिए यहाँ पे 1 ओम और जो 4 ओम है वो सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसको प्लस कर दो, 4 + 1 5, राइट, 5 10 कट जाएगा, I का वैल्यू होगा 2 एम्पियर, राइट।
समझ में आया ना ये चीज। आया यहाँ पे आई का आया 2 एम्पियर, तो 2 मल्टीप्लाई आर, आर का वैल्यू क्या होगा 1 ओम, ओके 1, तो यहाँ पे 10 माइनस 2 होगा 8 वोल्ट, 8 वोल्ट है क्या, यस 8 वोल्ट, तो ये 4 के लिए यहाँ पे 8 वोल्ट होगा आंसर। और फॉर्मूला क्या यूज हुआ है यहाँ पे, टर्मिनल वोल्टेज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, राइट, ई माइनस आई आर। देखिए ये मतलब छोटा छोटा क्वेश्चन है ये, मैंने जब नीट दिया था ना, मैंने नीट दिया था अराउंड 2016 में, तो यहाँ पे देखिए उस टाइम भी सेम क्वेश्चन आता था, ठीक है, और अभी भी सेम क्वेश्चन आ रहा है, तो मतलब ये कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, राइट, सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ओके ट्रांसफार्मर के ऊपर, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोला है कि इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर द टर्न्स रेशियो इज NP by NS। NP by NS का मतलब समझ में आ रहा है ना, प्राइमरी टर्न और सेकेंडरी कॉइल का टर्न, राइट, प्राइमरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स और सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स, द रेशियो VS डिवाइड बाय VP, मतलब वोल्टेज, सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज और प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज इक्वल टू द सिंबल्स कैरी द यूजुअल मीनिंग, मतलब ये वोल्टेज है और ये नंबर ऑफ टर्न्स है। क्या रिलेशन है दोनों के बीच में, VP क्या बोला, VS बाई VP इक्वल्स टू NS बाई NP होगा, ओके NS बाई NP, इन दोनों के बीच में रिलेशन है कि VS बाई VP इक्वल्स टू NS बाई MP। तो NS बाई MP क्या दे रखा है, NP बाई NS दे रखा है 1/2, तो NP बाई NS हो जाएगा उल्टा, सॉरी NP बाई NS दे रखा है 1/2, तो NS बाई MP हो जाएगा 2/1, राइट, 2/1, तो VS बाई VP हो जाएगा 2/1, ये वाला ऑप्शन सही है, 5 का 1, राइट। देख लो ये कॉन्सेप्ट ट्रांसफार्मर की कॉन्सेप्ट यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, 7th क्वेश्चन, ठीक है, देखो कि द क्वांटिटीज व्हिच हैव द सेम डिमेंशंस एज दोज ऑफ द सॉलिड एंगल, ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, तो सॉलिड एंगल का जो डायमेंशन होता है तो किसके साथ मैच कर रहा है, आपको पता है तो एंगल का जो डायमेंशन होता है वो डायमेंशन लेस होता है, मतलब एंगल डायमेंशन लेस होता है, ठीक है, तो सॉलिड एंगल यहाँ पे हो जाएगा डायमेंशन लेस, ओके डायमेंशन लेस, ओके सॉलिड एंगल डायमेंशन लेस होता है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन डायमेंशन लेस होगा, यहाँ पे भी एंगल दे रखा है, यहाँ पे भी एंगल दे रखा है, तो 1 और 4 के बीच में कोई भी एक ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्ट्रेस, यहाँ पे एक स्ट्रेन, देखो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है अगर आपको पता है तो फोर्स डिवाइड बाई एरिया, ठीक है, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइड बाई एरिया, और स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है कि डेल एल डिवाइड बाई एल, ओके। तो यहाँ पे देखिए डेल एल बाई एल, यहाँ पे ऊपर में जो है वो भी लेंथ है, नीचे जो है वो भी लेंथ है, तो ये भी डायमेंशन लेस हो जाएगा, तो इसीलिए ऑप्शन होगा लास्ट वाला स्ट्रेन एंड एंगल, ठीक है, इसको मैं क्लीन करके फिर से मार्क कर देता हूँ, स्ट्रेन एंड एंगल होगा डायमेंशन लेस, तो इसके साथ मैच करेगा सॉलिड एंगल के साथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हाँ ये कौन सा चैप्टर से आया है, ये आया है आपका यूनिट एंड मेजरमेंट, ओके यूनिट एंड मेजरमेंट। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि यूनिट और मेजरमेंट जो चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे कुछ क्वेश्चन नहीं आता है, हाँ भाई क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन उस बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, लेकिन नीट अगर आप दे रहे हो तो उसके लिए आपको यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से 2 क्वेश्चन तो बनता ही है जो मैंने देखा है अभी तक, ठीक है। तो इसको क्लीन करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंबर 8 दिख रहा है क्वेश्चन, ओके ओके यहाँ पे क्या बोला है कि नंबर 8 क्वेश्चन है कि a thin flat circular disc of radius over 4.5 centimeter is placed gently over the surface of water if surface tension, देख लो ये क्वेश्चन सरफेस टेंशन से आया है, और सरफेस टेंशन कौन सा चैप्टर में था, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड,
राइट। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड चैप्टर है, सरफेस टेंशन के रिलेटेड क्वेश्चन आया है। बोला है कि सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 0.07 न्यूटन पर मीटर, एसआई यूनिट में दे रखा है। देन द एक्सेस फोर्स रिक्वायर्ड टू टेक इट अवे फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, एक्सेस फोर्स के बारे में पूछा है, तो अगर आपको सरफेस टेंशन की जो डेफिनेशन है वो पता है तो इजीली ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, जनरली हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं सरफेस टेंशन। ठीक है, इक्वल्स टू एफ बाई एल। देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा वो होता है कि T इक्वल्स टू एफ बाई एल। टी होता है कि सरफेस टेंशन, एफ होता है कि फोर्स, एल होता है लेंथ। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि सरफेस टेंशन की डेफिनेशन, यूनिट लेंथ में जितना भी फोर्स लगता है उसको बोलता है कि सरफेस टेंशन, राइट। और यहाँ पे लेंथ क्या है, यहाँ पे देखिए कि थीन फ्लैट सर्कुलर डिस्क। तो सर्कुलर अगर एक डिस्क है और यहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगा इसका जो पेरीमीटर, तो सर्कुलर डिस्क की पेरीमीटर क्या कितना होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर, आर होता है कि रेडियस, राइट, आर होता है रेडियस। तो यहाँ पे फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन टी मल्टीप्लाई 2 पाई आर। ठीक है, सरफेस टेंशन की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 0.07, तो यहाँ पे पुट कर दो 0.07 मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 आप पुट कर सकते हो, या फिर 22/7 पुट कर सकते हो आपके हिसाब से। ओके, मल्टीप्लाई यहाँ पे रेडियस दे रखा है कि यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर में दे रखा है, इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, ये सब याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे, वैल्यू जब पुट करोगे फॉर्मूला में, तो देख लेना कि यहाँ पे आंसर, यहाँ पे देखिए मिली न्यूटन। ठीक है, मिली न्यूटन में दे रखा है, और यहाँ पे न्यूटन में दे रखा है, दैट मीन्स आपको एसआई यूनिट में वैल्यू चाहिए, राइट, आपको एसआई यूनिट में वैल्यू चाहिए। और यहाँ पे दे रखा है कि सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4.5 है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100, राइट, डिवाइड बाय 100, राइट। तो ये सब सॉल्व करके देख लेना कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, मैंने जस्ट फॉर्मूला बता दिया आपको। उसके बाद चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे देखिए number 9 question, given below are two statements, one is labeled as assertion, और हाँ ये एक टाइप का क्वेश्चन है कि assertion रीजन रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, ये एक टाइप का क्वेश्चन, तो इस टाइप की क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो जितना ज़्यादा आपको मिल सके। ठीक है, जो सैम्पल पेपर बाजार में मिलता है वहाँ से भी आप उठा सकते हो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस में नहीं रहोगे तो आपको बहुत सारी दिक्कत होगी जब आप नीट में जाके वहाँ पे सॉल्व करोगे। ठीक है, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। और ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन को ना थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं, नहीं तो रीजन वाला पार्ट आपको अच्छे से नहीं दिखेगा। ठीक है, ये थोड़ा फ्रीज हो गया, पता नहीं। अच्छा, मूव तो कर रहे हैं, हाँ भाई मूव कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पेन चूज कर लेते हैं। क्या बोला है कि assertion A and the other is labeled as assertion reason R। assertion ये क्या बोल रहा है, the potential V at any axial point at 2 meter distance R from the center of the dipole of dipole moment vector P of magnitude this one is, यहाँ पे दे रखा है, और रीजन दे रखा है कि V equals to 2P 4 pi epsilon 0 R square, और यहाँ पे दे रखा है कि where R is the distance of any axial point। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि जो पोटेंशियल है, ठीक है, पोटेंशियल है वो डाइपोल मोमेंट के लिए उसका वैल्यू होगा ये प्लस माइनस, ये साइन देख रहे हो प्लस माइनस, इसको आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये वैल्यू को तो देखते हैं लेकिन प्लस माइनस को देखते नहीं है। ठीक है, तो प्लस माइनस यहाँ पे क्यों जरूरत है, देखिए यहाँ पे बोला कि एक्सियल पॉइंट, तो एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट के बीच में डिफरेंस पता है ना। ये अगर डाइपोल है आपका, ठीक है, इसका एक्सियल पॉइंट होगा ये लाइन बराबर, राइट, और इसका इक्वेटोरियल पॉइंट होगा यहाँ पे। तो एक्सियल पॉइंट
इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो यहाँ पे दो एंगल आ सकता है, एक तो 0 डिग्री और दूसरा एंगल आ सकता है 180 डिग्री। ओके, यहाँ पे दो एंगल आ सकता है ना। अगर इसी डायरेक्शन में होता है तो 0 डिग्री और दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो 180 डिग्री, राइट। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला कहता है क्या होगा, फॉर द एट एन एक्सियल पॉइंट व्हाट शुड बी द पोटेंशियल। तो इसका फॉर्मूला होता है के पी कॉस थीटा, के पी कॉस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया पोटेंशियल का फॉर्मूला, जहाँ पे थीटा की वैल्यू एक बार 0 पुट करना और एक बार 180 डिग्री पुट करना, जहाँ पे आपको एक बार प्लस की वैल्यू मिलेगा और दूसरी बार माइनस की वैल्यू मिलेगा, और हर बार शायद ए ही वैल्यू मिल सकता है, वो आप कैलकुलेट करके देख लेना। लेकिन फॉर्मूला ये है। और ये कौन सा चैप्टर से आया है, और ये आया है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो पहला चैप्टर होता है कि इलेक्ट्रो चार्जेस एंड फील्ड, दूसरा होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और कैपेसिटर भी शायद उसी चैप्टर में इंक्लूडेड है, राइट। तो यहाँ पे असर्शन रीजन पूछा है, ठीक है, इसको आप देख लेना, के पी कॉस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और हाँ, यहाँ पे के का वैल्यू क्या है, के का वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे तो सब कुछ वैल्यू आपको मिल जाएगा, तो ये सब वैल्यू पुट करके देख लेना, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। यहाँ पे देखिए आर का वैल्यू दे रखा है 2 मीटर, और आर का वैल्यू मिल जाएगा, पाई का तो वैल्यू आपको मिल ही जाएगा। और बाय द वे यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दे रखा है 9 क्रॉस 10⁹ तो वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, क्या बोला था मैंने, पोटेंशियल v इक्वल्स टू पोटेंशियल v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई p cos थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे क्या पुट करोगे, इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू होगा 9 क्रॉस 10⁹ मल्टीप्लाई कॉस थीटा, कॉस एक बार 0 पुट करना है, थीटा की वैल्यू कॉस 0 1 होता है, 1/आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब यहाँ पे दे रखा है 2 का स्क्वायर मतलब 4, राइट, राइट। 2 का वैल्यू मतलब स्क्वायर मतलब 4। और हाँ, यहाँ पे एक वैल्यू मिस कर दिया मैंने, वो है कि पी मतलब मैं डाइपोल। यहाँ पे देखिए डाइपोल मोमेंट का वैल्यू देखा है 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, 4 तो कट जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू आएगा 9 क्रॉस 10⁻⁻3, राइट। तो यहाँ पे सॉरी 10⁻3 नॉट -3 +3 लिख देते हैं, ठीक है, 10⁻3। तो यहाँ पे देखिए 9 क्रॉस 10⁻3 ये वैल्यू है, और एक बार प्लस में वैल्यू मिल गया, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू एक बार 180 डिग्री पुट कर दो, कॉस 180 डिग्री -1 हो जाएगा, तो जहाँ पे प्लस माइनस ये वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ओके, ये वाली क्वेश्चन है। ओके, क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर के क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दे रखा है, मैग्नेटिक नीडल, यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक नीडल है, परफॉर्म्स 20 कंप्लीट ऑसिलेशंस इन 5 सेकेंड एज शोन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए यहाँ पे कितना सारा कंसेप्ट अप्लाई हुआ है, यहाँ पे ऑसिलेशन का कंसेप्ट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कंसेप्ट है, मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। needle is the magnetic the moment of inertia of the needle is this one. If the magnitude of magnetic moment of the needle is this one, then the value of x is okay. तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है, ठीक है, इन सब के रिलेटेड एक फॉर्मूला होता है, जिसका फॉर्मूला है कि टाइम पीरियड t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर आई डिवाइड बाई एम बी, ठीक है, एम बी, राइट।
तो यहाँ पे बी क्या है, बी है कि मैग्नेटिक फील्ड, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। आई है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट, और 2 पाई, तो 2 पाई है। बाय द वे यहाँ पे टी कैसे निकालोगे, बी का वैल्यू तो यहाँ से मिल जाएगा, राइट, आई का वैल्यू भी यहाँ से मिल जाएगा, और एम का वैल्यू तो दे रखा है, वो आपको निकालना होगा, ठीक है, मतलब इसके साथ कंपेयर करना होगा, एम को निकालना होगा, कंपेयर करना है। टी का वैल्यू कैसे मिलेगा, देखिए यहाँ पे एक लाइन दे रखा है, परफॉर्म्स 20 कंप्लीट ऑसिलेशंस इन 5 सेकेंड, 20 ऑसिलेशंस इन 5 सेकेंड, 20 ऑसिलेशन इन 5 सेकेंड, 20 ऑसिलेशन इन 5 सेकेंड। तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन कितना सेकेंड में कवर कर रहा है, एक कंप्लीट ऑसिलेशन कितना सेकेंड में कवर कर रहा है, 5/20, तो हो जाएगा 4, 1/4, 1/4 हो जाएगा आपका टाइम पीरियड। तो यहाँ पे टी के जाएगा 1/4 पुट कर दो, इक्वल्स टू 2 पाई, ठीक है, और इसको √i/mb, ठीक है, इसको क्या कर सकते हो कि दोनों तरफ यहाँ पे इसको स्क्वायर कर सकते हो, 1/16 इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर, ओके, 4 पाई स्क्वायर, और यहाँ पे रूट हट जाएगा, i/mb, ऐसे कर भी सॉल्व कर सकते हो, जितना भी प्रोसेस आप अप्लाई कर सकते हो करो, ओके, लेकिन सॉल्व होना चाहिए। तो यही था इस चैप्टर का फॉर्मूला, टी इक्वल्स टू 2 पाई √i/mb, ओके, नोट कर लो। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11th क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला है, इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अच्छा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कौन सा चैप्टर में था, शायद रे ऑप्टिक्स में था, रे ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स, याद नहीं आ रहा है अभी, लेकिन ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि YDSE, राइट। यहाँ पे दो कोहेरेंट सोर्स रहता है, और यहाँ पे एक स्लिट रहता है, जिससे यहाँ पे एक सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनता है, और यहाँ पे दोनों तरफ ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ये सब बनता है, राइट। क्या बोला है कि रिप्लेस्ड बाय अ व्हाइट लाइट, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स जो था, मोनोक्रोमेटिक सोर्स को हम लोग व्हाइट लाइट से रिप्लेस किया, देन देयर विल बी, मतलब यहाँ पे 4 कुछ ऑप्शन दे रखा है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए बच्चों जैसा एक सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, जिसको कंसेप्ट पता है तो अच्छे सॉल्व कर सकते हैं। देख के मैं बोल दूंगा, आई थिंक यस, सेकेंड वाला क्वेश्चन ऑप्शन सही होगा, ठीक है, सेकेंड वाला ऑप्शन सही होगा। देयर विल बी अ सेंट्रल ब्राइट व्हाइट फ्रिंज सराउंडेड बाय अ फ्यू कलर फ्रिंजेस, ठीक है, तो व्हाइट कलर में क्या रहता है, विबज्योर, राइट, विबज्योर, वायलेट, रेड, ऑरेंज, ये सब, राइट, तो विबज्योर याद है ना, इसीलिए सेंट्रल में एक व्हाइट फ्रिंज मिलेगा, उसके दोनों तरफ यहाँ पे इस साइड और इस साइड में बाकी जो लाइट होता है वो सब रहेगा, राइट। अच्छा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 12 क्वेश्चन, राइट, क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12, ओके, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, देखिए स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, एक टाइप की क्वेश्चन है, पहले हम लोगों ने देखा कि असर्शन रीजन टाइप की क्वेश्चन, ठीक है, अब ये कि स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि दो स्टेटमेंट दिया गया है, आपको निकालना है कि स्टेटमेंट 1 सही है या स्टेटमेंट 2 सही है, ये आपको बताना पड़ता है, राइट। स्टेटमेंट 1 में क्या बोल रहा है, फिर से एटम्स के रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, एटम्स की चैप्टर। अच्छा, मैं आपको ना एक सीक्रेट बता देता हूँ, अगर आपको कम टाइम के अंदर ये सब स्टेटमेंट वाली जो क्वेश्चन होता है ये सब पढ़ना है, तो आप एनसीईआरटी, सीधा एनसीईआरटी बुक में चला जाओ, ठीक है, एनसीईआरटी में
हर एक चैप्टर में जो समरी करके लिखा रहता है ना, उस समरी को पढ़ लो, ठीक है। ये सब जो कंसेप्ट है ना, ये आपको समरी में मिल जाएगा, ठीक है। मैंने देखा है, इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो मेरे को मैंने देखा है कि नीट सॉरी एनसीईआरटी सीबीएसई एनसीईआरटी का जो बुक होता है, वहाँ पे इस चैप्टर के लिए, ठीक है, सारे के सारे हर चैप्टर के लिए जो समरी ऑप्शन होता है उसको पढ़ लो, और वहाँ पे ये सब कंसेप्ट आपका कवर हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट कवर हो जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। यस, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन रहता है, इसीलिए न्यूट्रल। स्टेटमेंट 1 तो सही हो गया भाई, ठीक है, स्टेटमेंट 1 तो सही हो गया। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है कि एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड emit their characteristic spectrum। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये जो स्टेटमेंट 2 दे रखा है ना, स्टेटमेंट जो 2 दे रखा है, ठीक है, स्टेटमेंट जो 2 है, ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। एनसीईआरटी का जो समरी ऑप्शन होता है, ठीक है, वहाँ पे एटम्स की चैप्टर आप निकाल लो, वहाँ पे समरी ऑप्शन में ये वर्ड लाइन आपको मिल जाएगा। वहाँ पे क्या लिखा है मैं आपको बताया, तो वहाँ पे लिखा है वहाँ पे लिखा है कि एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट, ठीक है, वहाँ पे मोस्ट वर्ड यूज किया है, ठीक है। मोस्ट और ईच दोनों के बीच में ना फर्क होता है, ठीक है। वहाँ पे लिखा है एनसीईआरटी का बुक में लिखा है एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट, और यहाँ पे लिखा है कि एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। मोस्ट और ईच के बीच में डिफरेंट होता है। अगर यहाँ पे मोस्ट लिखा होता कि एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट आर स्टेबल एंड एमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, तो ये सही बोलता मैंने, तो ये ऑप्शन सही रहे होता। लेकिन यहाँ पे बोला कि एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, तो ईच एलिमेंट के लिए तो ये सही नहीं है। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट के लिए सही है, लेकिन नॉट फॉर ईच एलिमेंट, तो इसीलिए स्टेटमेंट 2 गलत हो गया। तो यहाँ पे होगा आपका 2। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन 2 हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या हो गया भाई? हाँ, 13, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है? द मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ स्टील, अगेन ये मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ स्टील पे यंग मॉड्यूलस, यस, यंग मॉड्यूलस का वर्ड यूज कर रहा है। मतलब ये कौन सा चैप्टर है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, यस, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ स्टील वेयर। अच्छा, जब भी मैक्सिमम इलोंगेशन ये टाइप की वर्ड आपको दिखे तो समझ जाना मैक्सिमम इलोंगेशन में स्ट्रेस और इलास्टिक लिमिट ये दोनों बराबर होता है, ठीक है। स्ट्रेस और इलास्टिक लिमिट ये दोनों बराबर होता है ड्यूरिंग द मैक्सिमम इलोंगेशन। यहाँ पर क्या बोला है कि मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ स्टील वेयर ऑफ 1 मीटर लेंथ इफ द इलास्टिक लिमिट ऑफ स्टील एंड इट्स यंग मॉड्यूलस रिस्पेक्टिवली दे रखा है। तो क्या निकालना है? द मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ द वेयर, ये निकलना है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज कर लो, y यंग मॉड्यूलस इक्वल्स टू, यंग मॉड्यूलस इक्वल्स टू एफ बाई ए डॉट एल बाई डेल एल, ठीक है, एल बाई डेल एल। तो यहाँ पे डेल एल को वहाँ पे पुट कर दो, राइट, और यहाँ पे एफ बाई ए, देखो एफ बाई ए होता है कि स्ट्रेस। मैंने बोला हूँ कि during the maximum elongation elastic limit is equals to stress, elastic limit is equals to stress। elastic limit का वैल्यू दे रखा है 8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8, तो यहाँ पे सीधा पुट कर दो 8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8। सब कुछ ऐसा यूनिट में दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डेल एल हो गया आपका मैक्सिमम इलोंगेशन जो आपको निकालना होगा, डिवाइड बाय मल्टीप्लाई यहाँ पे एल, एल क्या है भाई? 1, ओके, डिवाइड बाय यहाँ पे यंग मॉड्यूलस का वैल्यू है कि 2 10 टू द पावर 11, यस, 2 2 2 8 4 हो जाएगा यहाँ पे, और 4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर शायद 11 ऊपर में जाएगा तो
-3। ओके, तो इसको यहाँ से वैल्यू निकाल लो, कौन सा वैल्यू होगा निकाल लो भाई, राइट। तो अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। ये सोलर सेल का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, ये पढ़ता नहीं है, ठीक है, सोलर सेल को पढ़ता नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट सोलर सेल को अच्छे से पढ़ता नहीं है, इसीलिए मैं ये वाली कॉन्सेप्ट आपको नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा हूँ। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो वीडियो देख लो, क्योंकि इसको मैंने ये मतलब ऐसे नहीं होगा कि मैं आपको बता दूंगा कि ये ऑप्शन सही है ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये एक वास्ट नॉलेजेबल टॉपिक है, ठीक है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो इसको मैं 2 मिनट में या 1 मिनट में समझा नहीं सकता हूँ। आपको मैं बोल दूंगा कि ये ऑप्शन सही है, लेकिन अगर आपको अच्छे से टॉपिक के बारे में पता है तो आप इजीली कर सकते हो, राइट। अच्छा, ये सब देख लेना कि मिलीमीटर कौन सा होगा, 4 तो आ गया, तो कौन सा होगा देख लेना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं बस आपको टॉपिक समझा रहा हूँ बस, आप देख लेना कि कैसे करना है, ठीक है। सब कुछ फॉर्मूला लिख लो भाई, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आता है। अच्छा, 15 वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 क्या बोला है, अ पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ मेंटेन्स ऑप्शन थर्ड होगा, वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सीलरेशन, ठीक है। देखो, एक पार्टिकल अगर सर्कुलर में मूव कर रहा है, ठीक है, एक पार्टिकल अगर सर्कुलर में मूव कर रहा है तो यहाँ पे देखिए, अगर पार्टिकल एक टाइम यहाँ पे था, कुछ टाइम के बाद यहाँ पे है, कुछ टाइम के बाद यहाँ पे होगा, हर बार इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, राइट। हर बार इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सीलरेशन। ओके, वेलोसिटी चेंज हो रहा है मतलब, सॉरी, डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी चेंज हो रहा है मतलब एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है, क्योंकि एक्सीलरेशन वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। कॉन्सेप्ट समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। ये न्यूटन्स का जो लॉस ऑफ न्यूटन्स चैप्टर है ना, उसको अच्छे से देख लेना, वहां से ये वाला क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, आपने क्या ये वाला आंसर निकाल लिया, जो पहला क्वेश्चन था इसका आंसर निकाल लिया, ये कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैंने बोला था कि 4 मल्टीप्लाई ऐसा कुछ था ना, 4 मल्टीप्लाई ये क्यों नहीं आ रहा, 4 मल्टीप्लाई 10⁻³ ऐसा था ना कुछ, इसको निकाल लिया क्या। बहुत सारे स्टूडेंट पता है नीट दे रहा है, लेकिन इसको मिलीमीटर मीटर ये सब कन्वर्ट नहीं कर पाता है। देखो भाई, ये सब एसआई यूनिट में था, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, मीटर होगा, तो यहाँ पे 10⁻³ यहाँ पे देखिए मिलीमीटर में आंसर दे रखा है, तो आपको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, और मीटर यहाँ पे दे रखा है, मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ को रिमूव कर दो भाई, ये वाला आंसर होगा। मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ को रिमूव कर दो, राइट। 4 मिलीमीटर हो जाएगा आंसर। तो मिलीमीटर को मीटर या फिर सेंटीमीटर को मीटर, ये सब कैसे कन्वर्ट करते हैं एक बार देख लो भाई, क्योंकि ये सब फिजिक्स में आप जब नीट दोगे, ठीक है, नीट में फिजिक्स क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये सब कन्वर्सन अच्छे से पता होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे आप फंस जाओगे। ये 4 वैल्यू ये तो निकाल लोगे आप, ठीक है, 4 वाला वैल्यू तो निकाल लो, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, लेकिन ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये फिर ये वाला होगा, राइट। इसके लिए आपको कन्वर्सन पता होना चाहिए। चलो, बहुत सारा ज्ञान दे दिया मैंने। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया अभी, 15 वाला देख लिया ना, वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सीलरेशन। चलो 16 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, if c is the velocity of light in free space, the correct statements about the photon among the following are। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट शायद यस इज न्यू वैसे, ये मतलब आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है, मतलब ये डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, राइट, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एक चैप्टर था, राइट, वहां से ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या पढ़ता है, द एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू, ये तो बिल्कुल सही है,
okay, right? Or the velocity of a photon is c, yes, velocity of photon is c because photon क्या है, एक तो लाइट ही है, फोटोन तो लाइट ही है ना, पार्टिकल नेचर पढ़ा है कि नहीं, डुअल नेचर, डुअल नेचर में क्या था, एक वेव नेचर था एक पार्टिकल नेचर था। तो पार्टिकल नेचर क्यों, क्योंकि एज ए फोटोन, एज ए पैकेट आ रहा है ना, एज ए पैकेट, लाइट है यहाँ पे, एक लाइट सोर्स है, राइट, यहाँ पे एक लाइट सोर्स है और लाइट से फोटोन आ रहा है, जो लाइट से निकल रहा है, तो इसका भी स्पीड तो सेम ही होगा, सी, लाइट ऑफ स्पीड। ए ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। द मोमेंट ऑफ ए फोटोन पी इक्वल्स टू एच न्यू बाई सी, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, सी है कि लाइट ऑफ स्पीड और एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, राइट। मोमेंट ऑफ ए फोटोन, मोमेंट ऑफ ए फोटोन कैसे निकालोगे, मोमेंट ऑफ ए फोटोन पता है कैसे निकालोगे, यहाँ पे बहुत सारे तरीका है जिससे आप निकल सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा कि इसको याद कर लो क्योंकि एनसीईआरटी में ऑलरेडी दिया गया है कि मोमेंट ऑफ ए फोटोन एच न्यू बाई सी। देखिए निकालने के लिए तो बहुत सारा तरीका है, अगर आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ पता है तो लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई पी, राइट, एच बाई पी लिख सकते हो, और पी इक्वल्स टू आप लिख सकते हो कि एच बाई लैम्डा, राइट, पी को इधर कर दो, लैम्डा को नीचे कर दो, और लैम्डा इक्वल्स टू और मतलब न्यू इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा, और लैम्डा इक्वल्स टू सी बाई न्यू लिख सकते हो, राइट। तो एच डिवाइड बाई लैम्डा इक्वल्स टू सी बाई न्यू, न्यू ऊपर में जाएगा तो एच न्यू बाई सी, देखो निकल गया मोमेंट ऑफ ए फोटोन। तो मतलब ये वाली फॉर्मूला पता है तो ये आप निकल सकते हो इजीली, लेकिन मैं बोलूँगा कि इसको याद कर लो भाई क्योंकि नीट एग्जाम दे रहे हो, राइट, नीट एग्जाम दे रहे हो, तो यहाँ पे अगर उतना टाइम दे दोगे तो ये सब जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन है वहाँ पे सॉल्व करने के लिए टाइम कहाँ से मिलेगा, राइट, इसलिए ये सब याद होना चाहिए आपको। देखिए सी जो ऑप्शन है वो भी सही हो गया। डी, डी क्या बोला है, इन ए फोटो इलेक्ट्रॉन कलिशन बोथ टोटल एनर्जी एंड द टोटल मोमेंटम आर कंजर्व्ड, यस, ये भी सही हो गया। एनसीईआरटी में पूरा ये वाली लाइन लिखा है, जो समरी पोर्शन मैंने बोला था ना, समरी पोर्शन में ये जो लाइन है ना, इन अ फोटो इलेक्ट्रिक कलिशन बोथ टोटल एनर्जी टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड, ये लिखा है पूरा, देख लेना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, फोटोन पोजेसेस पॉजिटिव एनर्जी, बिल्कुल गलत है, फोटोन पोजेसेस पॉजिटिव एनर्जी बिल्कुल गलत है, फोटोन के पास पॉजिटिव एनर्जी नहीं होता है, फोटोन न्यूट्रल होता है, ये भी एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक है। मेरे को जो लग रहा है अगर आप ये जो चैप्टर है ना डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, यहाँ पे एक समरी जो ऑप्शन पोर्शन है वहाँ पे जाकर देख लेना, ये सब ऑप्शन एक साथ में उन्होंने समरी पोर्शन में लिखा है, ठीक है, तो वहाँ से छाप दिया इन लोगों ने, ठीक है। तो इस हिसाब से ए बी सी डी सही हो जाएगा, ई गलत होगा क्योंकि फोटोन पोजेसेस पॉजिटिव चार्ज, ये गलत हो गया, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17, क्वेश्चन नंबर 17, ओके। Two bodies A and B of same mass undergo completely inelastic one-dimensional collision. The body A moves with velocity v1 while body B is at rest before collision. The velocity of the system after collision v2 is the ratio of v1 by v2। देखिए यहाँ पे एक पॉपुलर है कि पॉपुलर फॉर्मूला है कि कंजर्वेशन, राइट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो यहाँ पे होगा कि m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स टू m1 v डैश प्लस m2 v डैश, ओके, ऐसे करके लिख सकते हो। तो यहाँ पे बोला है कि body A moves with velocity v1 while body B is at rest, the velocity of the system after collision is v2, ठीक है। तो collision के बाद पूरा सिस्टम का वेलोसिटी सेम हो जाएगा, ठीक है, collision के बाद पूरा सिस्टम का वेलोसिटी सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला है कि बॉडी A, ठीक है, तो बॉडी A एम ए
उसका वेलोसिटी था v1, ओके v1। अच्छा दोनों का मास क्या सेम है? सेम मास, ओके दोनों का मास सेम है, तो फिर मैं क्यों एम ए एम भी लिखूंगा, मैं अभी लिखूंगा कि एम v1 प्लस 0, 0 क्यों? क्योंकि दूसरा जो बॉडी था बॉडी बी इज एट रेस्ट, ठीक है, इक्वल्स टू वेलोसिटी हो गया v2, तो एम v2 प्लस एम v2, तो यहाँ से निकल के आएगा एम v1 इक्वल्स टू 2m v2, राइट, एम कैंसिल कर दो, v1 डिवाइड बाई v2 इक्वल्स टू 2/1, ऑप्शन 1 सही है। ओके, कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ड्यूरिंग कॉलिजन। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, जल्दी ये सब क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप तभी कर पाओगे जब आपको ये सब कॉन्सेप्ट के बारे में पता होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रखा है? A graph which shows the variation of 1 by lambda square and its kinetic energy E, or where lambda is the de Broglie wavelength or free particle. Again, dual nature of particle, sorry, dual nature of matter and radiation. Okay, ऐसा था ना क्वेश्चन, डुअल नेचर ऑफ मटेरियल, ओके, और मैटर्स है, ओके, चैप्टर का नाम याद नहीं रहता है, बाय द वे देख लेना। अच्छा, 1 बाई लैम्डा स्क्वायर और ई के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। देखिए अगर आपको ये सब मतलब आपको बुक में, इनिशिएटिव का बुक में बहुत सारा ग्राफ मिल जाएगा, लेकिन आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत है, जो है कि मैं आपको बता देता हूँ, एच न्यू, ठीक है, इक्वल्स टू 5 प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, ग्राफ बनता है और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो दूसरा एक फॉर्मूला बनता है कि लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई पी, ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये एक दूसरा फार्मूला है। ये दो फार्मूला का याद कर लो, ठीक है, आपको बहुत सारा ग्राफ याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये दो फार्मूला को याद कर लो, आपको ग्राफ इजीली मिल जाएगा। कैसे, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए हाफ एम बी स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ई वी जीरो, मतलब ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, फाई को आप लिख सकते हो कि एच न्यू जीरो, न्यू नॉट, ओके, न्यू नॉट, और न्यू नॉट क्या होता है कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, राइट, जहाँ जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है जो अप्लाई करने के बाद, ओके। अच्छा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ यहाँ पे पूछा है, तो यहाँ पे देखिए पी का मतलब क्या है, पी इक्वल्स टू एम भी, मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। और हम लोग को ये तो पता है कि काइनेटिक एनर्जी के इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ से एम भी कैसे निकल सकते हैं, देखिए एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2k, राइट, 2k, और एम वी स्क्वायर दोनों टाइप, तो एम वी स्क्वायर इक्वल टू 2k, और यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ कि एम स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल्स टू, इस साइड भी एक एम मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट, तो हो जाएगा 2mk। कैसे किया, एम वी स्क्वायर था और यहाँ पे मैंने एम मल्टीप्लाई कर दिया, इस साइड भी एम मल्टीप्लाई कर दिया, एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो गया, दोनों साइड अगर मैं रूट ले लूँ तो क्या हो जाएगा, एम वी इक्वल्स टू रूट ओवर 2m के, एम वी का वैल्यू 2m के मिल जाएगा, तो यहाँ पे देखिए p इक्वल्स टू रूट ओवर 2m के, राइट, यहाँ पे पुट कर दो h डिवाइड बाई रूट ओवर 2m के, बाय द वे k मीन्स काइनेटिक एनर्जी, और आप e भी लिख सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे लिखो कि h बाई रूट ओवर 2m e, ओके, 2m e, e और इसके बारे में पूछा है, तो यहाँ पे e के पास तो रूट है, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू
ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2m ई। 1/λ² और ई का रिलेशन है, तो ई को यहाँ पे ले लो, ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2m मल्टीप्लाई 1/λ²। कैसे किया देख लो, ठीक है। ई अच्छा, ये वाला जो टर्म है इधर कांस्टेंट है, एच है कि प्लैंक्स कांस्टेंट, 2 और एम तो मास है, ठीक है। तो ये ई प्रोपोर्शनल टू 1/λ²। तो ये किस टाइप की फॉर्मूला है, y इक्वल्स टू mx, मीन्स लीनियर फॉर्मूला है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला ऑप्शन। फॉर्मूला के साथ आपको खेलना चाहिए, अगर आप फॉर्मूला के साथ नहीं खेल पाओगे तो ये सब क्वेश्चन इजीली सॉल्व नहीं कर पाओगे।